वन का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसमें अंतिम जो है पॉइंट सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसका अध्ययन करेंगे। सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस नियम को गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है, क्योंकि गोसेन ने ही सबसे पहले सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और बाद में सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किया था। सम सीमांत उपयोगिता जो लागू होती है उसको परिभाषित करते हुए मार्शल ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एक ऐसी वस्तु है जो अलग अलग प्रयोगों में लाई जा सके, तो उस वस्तु को वह विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार से बांटता है कि उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो सभी प्रयोगों में एक समान बराबर रहे। क्योंकि यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता अगर एक प्रयोग की अपेक्षा दूसरे में अधिक है, तो वह दूसरे प्रयोग से उस वस्तु की मात्रा का हटाकर उसका प्रयोग पहले में करके उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम के संबंध में व्यापक विचार प्रदर्शित किया था या प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी परिभाषा में मुद्रा के स्थान पर वस्तु को माध्यम माना है। अगर हम उनकी परिभाषा में वस्तु के स्थान पर मुद्रा को शामिल कर देते हैं, तो परिभाषा तथा नियम की प्रकृति दोनों में कोई अंतर नहीं आता। अर्थात वस्तु के ही समान मुद्रा को भी एक से अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाया जा सकता है। अर्थात मुद्रा के विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने सीमित साधनों से अधिकतम या असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, इसलिए वह अपनी तीव्रता के आधार पर वस्तुओं का चयन करता है। सबसे पहले मुद्रा की जो प्रथम इकाई होती है वो सबसे अधिक संतुष्ट देने वाली वस्तु पर व्यय करता है। दूसरी इकाई वह उससे कम संतुष्ट देने वाली वस्तु पर व्यय करता है। इस प्रकार वस्तु की अगली इकाई से कम संतुष्टि मिलने के कारण वह उसका प्रतिस्थापन करके अन्य वस्तुओं से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। अंत में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उपभोक्ता को जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है वह समान या लगभग समान हो जाती है। और अर्थशास्त्र में मनुष्य की इसी प्रकृति को समसीमांत उपयोगिता नियम कहा गया है। इसे अधिकतम संतुष्टि का नियम, प्रतिस्थापन नियम आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की तरह इस नियम की भी कुछ मान्यताएं, एजम्पशंस हैं और उनके ऊपर ही यह नियम आधारित है। इसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं उसमें सबसे पहला है उपभोक्ता का विवेकशील होना, रेशनल कंज्यूमर। समसीमांत उपयोगिता नियम इस बात पर आधारित है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और उपभोक्ता अपनी आय को जब खर्च करता है तो वह सोच समझकर अपनी आय को खर्च करता है या व्यय करता है। दूसरा जो है उपभोक्ता की फैशन रुचि में परिवर्तन न होना, नो चेंज इन फैशन टेस्ट। तो उपभोक्ता का जो भी व्यवहार होता है उस व्यवहार के अनुरूप उसकी रुचि, उसकी फैशन और उसके उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर उसकी रुचि या फैशन में कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में समसीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। इसकी तीसरी मान्यता है कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता होती है वो स्थिर होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्टेस्ट। इस नियम में यह मान लिया गया है कि मुद्रा की मात्रा के अपेक्षा कम या ज़्यादा होने पर जो उसकी सीमांत उपयोगिता होती है
वो हमेशा यथास्थिर या स्थायी होती है। इसकी चौथी जो उपयोगिता है, मान्यता है, उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो यह नियम उसी समय लागू माना जा सकता है जब विभिन्न वस्तुओं से जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है, उस सीमांत उपयोगिता को हम मुद्रा में माप सके। इसकी जो अगली मान्यता है कि उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं, एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, तो यह नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। इसलिए इस नियम पर सीमांत उपयोगिता ह्रास की जो भी मान्यताएं हैं वे सभी लागू होती है। जैसे वस्तु की गुण व मात्रा में समानता होनी चाहिए, उपभोक्ता की जो मानसिक स्थिति है वो यथावत होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहना चाहिए, और वस्तु के मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए। और इसकी अंतिम जो मान्यता है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए। यह नियम तभी लागू होता है जब व्यक्ति को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है उसकी जानकारी होती है, और जिससे कि वह सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को रेखा चित्र एवं तालिकाओं की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या को एक काल्पनिक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के रूप में हम मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता के पास 10 रुपये हैं और इस समय उसे दो वस्तुओं गेहूं और चावल की आवश्यकता है, और हम यह भी मान लेते हैं कि गेहूं एवं चावल दोनों का मूल्य जो है 1 रुपये प्रति किलो है। इस प्रकार उपभोक्ता जो है अपने 10 रुपये से अधिकतम गेहूं तथा चावल की 10 इकाइयों को खरीद सकता है। अब गेहूं तथा चावल को उपभोग करने से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको हम तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो तालिका के पहले कॉलम में हम व्यय की गई मुद्रा की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ मनी एक्सपेंडेड, दूसरे कॉलम में गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता, यूटिलिटी फ्रॉम व्हीट, और तीसरे कॉलम में चावल से मिलने वाली उपयोगिता, यूटिलिटी फ्रॉम राइस को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले 1 रुपये से जब हम गेहूं खरीदते हैं तो गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता 60 और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 50 है। दूसरे 1 रुपये से गेहूं खरीदने पर उससे मिलने वाली उपयोगिता 55 और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 40 है। तीसरे 1 रुपये से या तीसरे 1 रुपये को व्यय करने पर गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता 45 और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 28 है। चौथे रुपये को व्यय करने पर गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता 35 और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 25। पाँचवें रुपये को व्यय करने पर गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता 30 और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 25 है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक रुपये पर हमको गेहूं और चावल से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इस तालिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले रुपये को व्यय करने पर हमको गेहूं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 60 और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 50 है। अतः उपभोक्ता पहले 1 रुपये को गेहूं को क्रय करने पर खर्च करेगा। जब दूसरा रुपया वह खर्च करता है तो गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता 55 है और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 40 है। अतः वह दूसरे रुपये को भी गेहूं को खरीदने पर खर्च करेगा। तीसरे रुपये से क्रय करने पर गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता और चावल से मिलने वाली उपयोगिता 28 है, पर यहाँ पर तीसरे रुपये में चावल से मिलने वाली उपयोगिता जो है 50 वह अधिक है। अतः इस तरह से वह पहले रुपये का प्रयोग गेहूं को क्रय करने पर, दूसरे रुपये का प्रयोग
चावल को दूसरे रुपए का प्रयोग भी गेहूं को क्रय करने पर, तीसरे रुपए का प्रयोग चावल को क्रय करने पर, चौथे रुपए का प्रयोग गेहूं को क्रय करने पर, पांचवें रुपए का प्रयोग चावल को क्रय करने पर, छठे रुपए का प्रयोग गेहूं को क्रय करने पर, सातवें रुपए का प्रयोग गेहूं को क्रय करने पर, आठवें रुपए का प्रयोग चावल को क्रय करने पर, 9वें रुपए का प्रयोग चावल को क्रय करने पर और 10वें रुपए का प्रयोग गेहूं को क्रय करने पर करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता जो है अपने 10 रुपए में से 6 रुपए गेहूं पर और 4 रुपए चावल पर व्यय करता है। अगर हम इन सब को जोड़ें और देखें कि उसको कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त होती है, तो 60, 55, 45, 35, 30, 25, 50, 28 और 25, उसे कुल 394 बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, जो सर्वाधिक है। अब हम इस तालिका को रेखा चित्र की सहायता से भी स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में OX अक्ष पर मुद्रा की इकाइयाँ तथा OY अक्ष पर उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है। चित्र में W और R दो रेखाएं हैं जो गेहूं और चावल से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को व्यक्त कर रही हैं। Q1 रेखा जो है गेहूं और चावल दोनों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। रेखा चित्र में गेहूं के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता HE तथा चावल के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता B और C के बराबर है। अतः इस नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता जब बराबर होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। क्योंकि हमारे जो उदाहरण है इसमें गेहूं की सीमांत उपयोगिता HE, चावल की सीमांत उपयोगिता CB के बराबर है, इसलिए उपभोक्ता जो है अपने 10 रुपए में से 6 रुपए गेहूं पर और 4 रुपए चावल पर व्यय करता है, तब उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। अब मान लीजिए उपभोक्ता अपने व्यय के क्रम में कुछ परिवर्तन करता है। परिवर्तन की दशा में गेहूं से उपयोग पर उपभोक्ता चावल पर केवल 3 रुपए और गेहूं पर 7 रुपए व्यय करता है, तो ऐसी दशा में गेहूं से मिलने वाली उपयोगिता EFGH है, जबकि चावल से प्राप्त होने वाली उपयोगिता AB, C और D है। इस स्थिति को आच्छादित दंड के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इन दोनों दंड में ABCD चावल से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तथा EFGH गेहूं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दंड की अपेक्षा अधिक है। इससे स्पष्ट है कि यदि उपभोक्ता 7 रुपए गेहूं पर और 3 रुपए चावल पर खर्च करता है तो उसकी कुल उपयोगिता में कमी आएगी। इसलिए इसका आदर्श खर्च तभी होगा जब वह मुद्रा की 4 इकाइयाँ चावल पर और 6 इकाइयाँ गेहूं पर व्यय करें। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वासी मार्जिनल यूटिलिटी। समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व जो है उसको प्रतिपादित करते हुए मार्शल ने कहा था कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। इसके महत्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो है उपभोग के क्षेत्र में इन कंजम्पशंस, समसीमांत उपयोगिता नियम हमको यह बताता है कि कोई भी उपभोक्ता अपने सीमित संसाधनों से किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। नियम इसको स्पष्ट करते हुए कहता है कि उपभोक्ता को तभी अधिकतम संतुष्टि मिलती है जब वह अपने मुद्रा की इकाई को विभिन्न प्रकारों में इस प्रकार खर्च करे कि अंत में प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो समांतर है। यदि मुद्रा के क्रम को बदला जाता है
तो इसकी मिलने वाली उपयोगिता में कमी आ जाती है। दूसरा जो है उत्पादन के क्षेत्र में इन प्रोडक्शंस, एक उत्पादक जो होता है वो हमेशा सीमित साधनों से अधिक उत्पादन करके अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह प्रतिस्थापन के नियम की सहायता से साधनों का इष्टतम संयोग ढूंढता है, अर्थात प्रत्येक उत्पादक समय समय पर भूमि, श्रम, पूंजी आदि साधनों की जो सीमांत उपयोगिता होती है उसको मापता रहता है और जो महंगे तथा निष्क्रिय साधन होते हैं उनकी जगह सस्ते और सक्रिय साधन को प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार उत्पादक उत्पादन करते करते एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां पर उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पत्ति जो होती है वो सीमांत हो जाती है। उत्पत्ति के साधनों के इसी बिंदु पर आदर्शतम संयोग स्थापित होता है और ऐसी दशा में उसका उत्पादन व्यय जो है वो न्यूनतम और लाभ अधिकतम होता है। प्रोफेसर बेनहम ने इसको एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया था कि ए तथ्य का सीमांत प्रत्यय बटा ए तथ्य का मूल्य बड़ा है बी तथ्य का सीमांत प्रत्यय अपॉन बी तथ्य का मूल्य। मार्जिनल रिटर्न ऑफ फैक्टर ए अपॉन प्राइस ऑफ फैक्टर ए ग्रेटर देन मार्जिनल रिटर्न ऑफ फैक्टर बी अपॉन प्राइस ऑफ फैक्टर बी। इस स्थिति में उत्पादक बी उत्पादन की साधन की मात्रा को कम करके ए साधन की उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है और वह इस क्रिया को तब तक चालू रखता है जब तक कि ए तथ्य का सीमांत प्रत्यय अपॉन ए तथ्य का मूल्य बी तथ्य के सीमांत प्रत्यय अपॉन बी तथ्य का मूल्य के बराबर नहीं हो जाता। मार्जिनल रिटर्न ऑफ फैक्टर ए अपॉन प्राइस ऑफ फैक्टर ए इक्वल टू मार्जिनल रिटर्न ऑफ फैक्टर बी अपॉन मार्जिनल प्राइस ऑफ फैक्टर बी। समसीमांत उपयोगिता नियम का जो तीसरा महत्व है वो विनिमय के क्षेत्र में इन एक्सचेंज है। समसीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से हम किसी भी विनिमय की सीमाओं का निर्धारण कर सकते हैं। जब कभी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु की मांग करता है और यह प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट तब तक चलता रहता है कि जब तक उन दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो बराबर नहीं हो जाती। नेक्स्ट जो है वितरण के क्षेत्र में इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उत्पादन के साधनों के सहयोग से ही उत्पादन संभव होता है। आज मुख्य समस्या जो होती है वो उत्पादन के साधनों को वितरित करने की होती है। उत्पादन के विभिन्न साधनों का पुरस्कार जो है सीमांत उत्पादन के सिद्धांत के अनुसार निश्चित होता है और प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार ही उसका पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी अंतिम जो महत्व है वो है राजस्व के क्षेत्र में। इन रेवेन्यू राजस्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत समसीमांत उपयोगिता पर आधारित है। राजस्व का जो सिद्धांत है सामाजिक अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत वह समसीमांत उपयोगिता नियम पर ही आधारित है। सार्वजनिक आय करों के माध्यम से टैक्स के माध्यम से प्राप्त की जाती है और इस प्रकार से जो आय प्राप्त होती है उससे सार्वजनिक कार्यों पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पर खर्च कर दिया जाता है। इस व्यवसाय में इस व्यवस्था में दो बातें होती है। पहला, करारोपण से करदाताओं का त्याग बढ़ता है और दूसरा, सार्वजनिक व्यय से लोगों को लाभ या उपयोगिता प्राप्त होती है। अब सरकार के सामने यह समस्या आती है कि वह किस सीमा तक कर लगाए और किस सीमा तक व्यय करे। इसमें सरकार तभी सफल हो सकती है जब वह कुछ बातों को ध्यान में रखे। ये बातें हैं कि सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो होती है करारोपण के सीमांत त्याग के बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि विभिन्न मदों पर जो व्यय किए जाते हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो होती है बराबर होनी चाहिए। और तीसरी चीज, विभिन्न साधनों के बीच कर भार का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग समान या लगभग बराबर रहे। अतः हम
समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व को चैपमैन के शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन अथवा समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार अपनी आय का वितरण करने में ठीक उसी प्रकार विवश नहीं होते जिस प्रकार एक पत्थर ऊपर की ओर फेंके जाने पर विवश होकर नीचे जमीन पर गिरता है, परंतु हम वास्तव में ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें तर्क करने की बुद्धि है। उपयोगिता नियम की आलोचना। समसीमांत उपयोगिता नियम की आलोचना या उसका क्रिटिसिज्म कुछ बिंदुओं पर किया जा सकता है। इनमें से प्रमुख बिंदु जो है वो ये है कि समसीमांत उपयोगिता की जो माप है वो संभव नहीं है, क्योंकि उपयोगिता जो होती है वो एक मानसिक संतुष्टि होती है और मानसिक संतुष्टि को कभी भी हम संख्या या अंकों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसकी आलोचना का जो दूसरा भाग है वो ये है कि जो मुद्रा की उपयोगिता है वो स्थिर नहीं होती, नॉट स्टेबिलिटी। वस्तुओं के समान ही मुद्रा की जो उपयोगिता होती है वो भी हमेशा घटती जाती है और इसके अलावा वस्तु की जो कीमतें होती हैं वो भी घटती बढ़ती रहती है, जबकि समसीमांत उपयोगिता नियम में मुद्रा को हमेशा स्थिर माना गया है। इसकी आलोचना का जो तीसरा आधार है वो है वस्तु का विभाजन या वस्तु की विभाजकता। इसकी मान्यता यह है कि जो भी वस्तुएं हैं वो विभाज्य हैं, किंतु कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको कि हम छोटी इकाई में, स्मॉल यूनिट में नहीं बांट सकते हैं, जैसे मकान है, रेडियो है, मशीनें आदि। चौथा जो आलोचना का आधार है कि उपयोगिता की जो जानकारी है उसका अभाव होता है। हर उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं से क्या उपयोगिता प्राप्त होगी इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। पांचवा जो आलोचना का आधार है कि उपभोक्ता जो होता है वो विवेकशील नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है वो अपनी आदतें, अपनी परंपरा, अपनी भावना, रीति रिवाज आदि से प्रभावित होकर ही मुद्रा को व्यय करने के लिए तत्पर रहता है। इसके पश्चात जो आलोचना का आधार है कि वस्तुओं का टिकाऊपन, तो टिकाऊ वस्तुएं से तात्पर्य ऐसे वस्तुओं से होता है जो कि हमें दीर्घकाल तक उपयोगिता प्रदान करती रहती है, अतः अल्पकाल में उनकी सीमांत उपयोगिता की तुलना करना संभव नहीं होता। इसके पश्चात जो आलोचना का आधार है वो है वस्तुओं का उपलब्ध होना। कभी कभी बाजार में जो वस्तुएं हैं वे उपलब्ध नहीं होती हैं जो कि बहुत उपयोगी होती है, और ऐसी स्थिति में उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं खरीदनी पड़ती है जिनसे हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके पश्चात जो आलोचना का आधार है स्थानापन्न वस्तुएं, तो सीमांत उपयोगिता नियम में एक व्यक्ति को एक वस्तु की दूसरी स्थानापन्न वस्तु निश्चित अनुपात में ही प्राप्त करनी चाहिए। उपभोक्ता अनुपात बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। इसके पश्चात जो आलोचना का आधार है मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन, चेंज इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, तो समसीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता, परंतु यह मान्यता जो है वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता मुद्रा की इकाई को खर्च करता जाता है वैसे वैसे ही मुद्रा की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ती जाती है, और यह स्थिति हर दशा में हर समय लागू होती है। तब इस मान्यता को सत्य मानने का कोई आधार नहीं है। और अंतिम जो आलोचना का आधार है वो है अज्ञानता, लापरवाही और आलस्य। जब बाजार में उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने जाता है तो अज्ञानता या लापरवाही या आलसीपन के कारण वह महंगी या घटिया वस्तुओं को खरीद लेता है, तो ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। हम समसीमांत उपयोगिता नियम की चाहे कितनी भी आलोचना करें फिर भी अर्थशास्त्र में इसका महत्व बना हुआ ही है।
अतः छात्रगण या विद्यार्थी बीकॉम फर्स्ट ईयर व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा यूनिट 1 इकाई 1 का जो पाठ्यक्रम था सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है। आशा और उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।